अस्सलाम वालेकुम क्लास, मेरा नाम गुलाम असगर है। आज हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं टैक्सेशन का, जिसका लेक्चर नंबर 6 है। आपकी आउटलाइन के मुताबिक आपका कोर्स तो एंड हो चुका है, बट क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है जो काफ़ी स्टूडेंट्स जो आप में से एब्सेंट थे और आप लोगों ने नहीं पढ़ा, तो मैं इसे एज अ रिवीजन आपको जो है इसकी वीडियो पोस्ट करने लगा हूँ। आज हम चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के बारे में। क्लियर है जी। आउटलाइन के पोर्शन में से जब हम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे तो आपके ये वाले टॉपिक जो हैं, जिनमें प्रोसीडर ऑफ कमुलेटिव अमाउंट ऑफ रेंट, अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी नॉट टैक्सेबल, रिपेयर चार्जेस है वर्ड, ये रिपेयर चार्जेस है। उसके बाद है प्रॉफिट पेड आर पेएबल ऑन मॉर्टगेज, शेयर ऑफ रेंटल इनकम पे टू द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फॉरेन टैक्स क्रेडिट। ये सारे टॉपिक आपके इस चैप्टर में डिस्कस किए जाएंगे। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम प्रॉपर्टी के कॉन्सेप्ट को लेंगे कि प्रॉपर्टी किसे कहते हैं। मैं आपको ये बताता चलूँ कि आपने टोटल 5 हेड्स ऑफ इनकम्स पढ़े हैं, जिनमें सबसे पहला हेड आपका सैलरी का था, और दूसरा हेड था आपका इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का, और तीसरा हेड था इनकम फ्रॉम बिजनेस का, फिर चौथा हेड था कैपिटल गेन का, और उसके बाद था इनकम फ्रॉम अदर रिसोर्सेज। सैलरी आप पढ़ चुके हैं, इनकम फ्रॉम बिजनेस भी आप पढ़ चुके हैं, लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं उसमें से इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। अच्छा, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट हमें कौन कौन सी इनकम रिसीव होती है? प्रॉपर्टी के अगेंस्ट हमें जो इनकम रिसीव होती है उसे हम रेंट कहते हैं। क्लियर है? रेंट किसे कहेंगे? द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, ठीक है जी, बाय अ पर्सन इज़ द सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम। क्लियर है जी? इसे हम क्या कहेंगे? प्रॉपर्टी। अब देखें ना, हम वर्ड प्रॉपर्टी बार बार यूज़ कर रहे हैं। वैसे तो हमें पता है प्रॉपर्टी किसे कहते हैं, लेकिन क्या टैक्सेशन में भी सेम डेफिनेशन प्रोवाइड की गई है प्रॉपर्टी की कि नहीं? तो प्रॉपर्टी का मतलब ये है कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग और लैंड। ठीक है जी, प्रॉपर्टी का क्या मतलब है? कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग और लैंड। अकॉर्डिंग टू द टैक्सेशन लॉज, प्रॉपर्टी मीन्स कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग और लैंड। तो बिल्डिंग का मतलब क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ब्रिक्स, ब्रिक्स आपको पता है ईंटों को कहते हैं, और स्टोन वर्कड कवर्ड बाय रूफ, यानी आपने ईंटों से या पत्थरों से कवर कर रखा हो अपनी लैंड को, और प्लस उसमें जो है छत भी हो, उसे हम क्या कहेंगे? बिल्डिंग कहेंगे। अब इसमें लफ्ज़ लैंड यूज़ किया गया। अब लैंड किसे कहेंगे? लैंड मीन्स वैकेंट प्लॉट यूज फॉर इरेक्टिंग टेम्पररी हट्स और फॉर स्टोरिंग मटेरियल्स। ठीक है जी, लैंड का मतलब ये है कि उस वैकेंट प्लॉट, यानी आप उस पर कोई भी काम कर सकते हैं, आप उस पर बिल्डिंग बना सकते हैं। ठीक है जी, आप उसको किसी मटेरियल रखने के लिए स्टोर रूम बना सकते हैं, आप रख सकते हैं, क्योंकि मटेरियल्स कुछ ऐसे होते हैं जो ओपन प्लेसेस पर भी रखे जाते हैं, जिसमें किसी भी कवर की ज़रूरत नहीं होती। दूसरा, हट्स बनाना। ठीक है, हट्स बनाना, झोंपड़ी वगैरह, उससे भी बनाया जा सकता है। क्लियर है जी? अब देखें, प्रॉपर्टी में उसने कहा कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग और लैंड, तो पहले उसने बिल्डिंग की डेफिनेशन दी, फिर उसने लैंड की डेफिनेशन दी। अब बात करते हैं फेयर मार्केट रेंट की। उनका कहना यह है कि जब भी रेंट की अमाउंट तय की जा रही हो तो आपको फेयर अमाउंट चार्ज करनी चाहिए। फेयर अमाउंट रेंट कैसे पता चलेगी? अगर आपकी सिमिलर बिल्डिंग, ठीक है, सेम एरिया में, सेम लोकेलिटी में जो बिल्डिंग का रेंट हो, वही रेंट आप उसे चार्ज करेंगे, उसी को ही फेयर मार्केट रेंट कहा जाएगा। क्लियर हो जाएगी? क्लियर हो गया? अब हमने 3 कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं। सबसे पहले हमने प्रॉपर्टी की डेफिनेशन पढ़ी। प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में उसने कहा कि प्रॉपर्टी जो है वो कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग है या फिर एक लैंड है। फिर उसने कहा कि बिल्डिंग कैसे कहेंगे? तो बिल्डिंग की डेफिनेशन कैसे होगी कि बिल्डिंग के डेफिनेशन में आपकी ब्लॉक ऑफ ब्रिक्स और स्टोन वर्क कवर्ड बाय द रूफ। क्लियर है जी? अब चलते हैं नेक्स्ट पे। उसके बाद उसने लैंड की डेफिनेशन दी। लैंड की डेफिनेशन मैंने कहा कि वैकेंट प्लॉट है जिस पर आप टेम्पररी हट्स भी लगा सकते हैं या फिर किसी मटेरियल को स्टोर भी कर सकते हैं। ठीक है, दोनों सूरत हाल थी, लैंड और बिल्डिंग की, दोनों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। फिर उसने बताया फेयर मार्केट रेंट का। फेयर मार्केट रेंट में अमाउंट ऑफ रेंट को डिटर्मिन करना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ रेंट फिक्स्ड बाय सिमिलर प्रॉपर्टी इन द सेम और सिमिलर लोकेलिटी एट दैट टाइम। क्या मतलब है इस बात का? वो ये कहना चाहता है कि जब आप रेंट की अमाउंट तय कर रहे हों तो आप क्या करें कि सिमिलर लोकेलिटी में से पहले ये देखें कि दूसरी पार्टीज़ कितना रेंट दे रही हैं। दूसरा, आपकी मार्केट में रेंट की अमाउंट कितनी चल रही है, आप वही पे करेंगे, उसे कहते हैं फेयर मार्केट रेंट। अब वो प्रॉपर रेंट की डेफिनेशन देना चाह रहा है। वो कहता है कि रेंट का मतलब ये है वो अमाउंट जो रिसीव्ड कर ली हो या की जाने वाली हो। ठीक है, रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय द ओनर ऑफ द लैंड और बिल्डिंग।
ठीक है जी, किससे? ओनर ऑफ द लैंड और बिल्डिंग। आपको पता है कि मैंने कहा प्रॉपर्टी में दोनों चीज़ें आ जाती हैं, लैंड भी आता है और बिल्डिंग भी आता है। दोनों के बदले में अमाउंट या तो रिसीव की गई हो या रिसीव होने वाली हो। किस चीज़ के बदले में? फॉर इट्स यूज़ और राइट टू यूज़ इट्स ऑक्यूपेशन। अक्सर लोग ये समझते हैं कि जब हम रेंट पर ले लेते हैं तो हम जब तक रहना शुरू नहीं करेंगे हमें रेंट नहीं पे करना पड़ेगा। नहीं भाई, जब आप कॉन्ट्रैक्ट में इंटर हो गए तो आप इंटर हो गए, आपको रेंट पे करना पड़ेगा। देखें, एक प्रैक्टिस लॉ के अंदर एक केस किया गया था कि एक पर्सन एक रेंट पर लेता है जगह पे, रेंट पर ली उसने, एक कमरा रेंट पर लिया, उसमें रहना शुरू किया, 3-4 माह रहा और 4 माह के बाद उसने वो कमरा छोड़ दिया। कमरे में उसकी प्रॉपर्टी जो है, एक बॉक्स था वो पड़ा रहा। अब उसने कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया ओनर को, किसी को भी नहीं बताया, अब वो रह भी नहीं रहा, लेकिन क्योंकि उसका बॉक्स भी पड़ा है और प्रॉपर्टी अभी उसी के अंडर है। अब वो केस चला था कि जी मैं 3 मंथ रहा हूँ तो मुझे 3 मंथ का ही रेंट देना चाहिए, बाकी 6 मंथ्स मैं नहीं रहा, सिर्फ मेरा बॉक्स पड़ा रहा। तो ओनर का ये कहना था कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट में इंटर हुआ और इसने रेंट देना शुरू किया, ठीक है, तो उसके बाद इसे नोटिस देना चाहिए था, जिसके बाद प्रॉपर इसे वेकेट करना चाहिए था, लेकिन इसने नहीं किया। ठीक है, वो केस ओनर के हक में गया था। क्लियर है जी? अब रेंट के बारे में समझ आ गया। अब दूसरी बात, अभी मैंने आपको एक फेयर मार्केट रेंट का आपको कॉन्सेप्ट बताया है। अब देखें, ओरिजिनल जो रेंट की अमाउंट तय होती है या तो फेयर मार्केट से कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। तो उनका कहना ये है कि जब आप टैक्सेशन की बुक में इनकम, टैक्सेबल इनकम निकाल रहे हो तो आपको वो वाली अमाउंट शामिल है जो फेयर मार्केट रेंट वाली हो ना। आप उसको अगर ज़्यादा पे करें तो वो भी शामिल नहीं होगी, अगर कम पे करें तो वो भी शामिल नहीं होगी, या कम रिसीव करें तब भी वो शामिल नहीं होगी। तो वही अमाउंट शामिल होगी जो फेयर रेंट के थ्रू तय होती है। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं जी प्रोसीडर की तरफ, जिसके ज़रिए हम रेंट के अमाउंट को तय करते हैं कि कितना रेंट पे करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो इसमें आपको पहली बात जो तय करनी है वो अमाउंट तय करनी है जो या तो आपने रिसीव्ड कर ली है या रिसीवेबल है। दूसरा पॉइंट वो कहता है कि किसी भी किस्म का डिपॉजिट जो आपको अंडर द कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग दिया गया हो वो भी अमाउंट जो है रेंट में इंक्लूड होगी। यानी फॉरफिटेड से मुराद कि आपने इरादा किया लैंड ख़रीदने का और आपने कुछ अमाउंट एडवांस में जमा भी करवाई एज टोकन मनी, बट बाद में क्या हुआ कि आपका प्लान चेंज हो गया, तो जो आपने टोकन मनी जमा करवाई थी वो भी रेंट की मिकदार में शामिल होगी। देखें, आपने किसी पर्सन को रेंट पर जगह दी, अभी वो रेंट पे कर रहा है लेकिन उसका इरादा बना कि वो प्रॉपर्टी को परचेज़ कर ले। ठीक है जी, अभी उसका प्लान बना है प्रॉपर्टी को परचेज़ करने का, तो जब उसने इरादा किया प्रॉपर्टी को परचेज़ करने का तो जो टर्म्स तय हुई उसके मुताबिक उसने टोकन मनी कुछ जमा करवा दी। जब उसने कुछ पैसे टोकन मनी के तौर पर जमा करवाए और बाद में वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया तो वो फॉरफिटेड डिपॉजिट कहलाता है। ठीक है जी, वो भी रेंट का हिस्सा होगा। एनी ऑब्लिगेशन ऑफ ओनर पेड बाय टेनेंट। तो ये जो टेनेंट ने ओनर की ऑब्लिगेशन के तौर पर कुछ पैसे अगर दिए हों तो उसे हम क्या करेंगे, टैक्सेशन में शामिल करेंगे। फोर्थ पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फर्दर यही आगे चलेगा। क्या कहते हैं जी, 1/10 ऑफ एडवांस नॉट एडजस्टेबल रेंट अगेंस्ट रेंट। ठीक है, वो शामिल होगी रेंट की मिकदार के अंदर। नॉट एडजस्टेबल अगेंस्ट रेंट से मुराद ये है कि कुछ अमाउंट ऐसी होती है जो आपका टेनेंट आपको एडवांस के तौर पर दे देता है, तो आप पर ये क्वेश्चन बनता है कि कितनी मिकदार आपकी उस टैक्सेबल इनकम में शामिल करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए ड्यूरिंग द टैक्स ईयर। क्या सारी की सारी अमाउंट अभी टैक्स ईयर में शामिल कर दें, क्या उस अमाउंट का वो हिसाब बाद में शामिल किया जाए? नहीं भाई, ये क्लियरेंस जो है ये आपको 1/10 जो पार्ट है आपका वो आपका टैक्स में शामिल करना पड़ेगा जी। नेक्स्ट है जी, ये कुछ इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन नंबर 1। इसमें वो बता रहा है कि मिस्टर असलम इज़ द ओनर ऑफ द बिल्डिंग। मिस्टर असलम जो है वो बिल्डिंग के ओनर हैं। उन्होंने क्या किया, विच इज़ लेट आउट टू द मिस्टर बशीर। मिस्टर बशीर को 18,000 रेंट के तौर पर मंथ ऑन 1 जुलाई 2019 दे दी, बिल्डिंग दी उन्होंने रेंट पर। ड्यूरिंग द ईयर ही कॉन्ट्रैक्टेड विद मिस्टर बशीर फॉर द सेल ऑफ द बिल्डिंग फॉर ₹1 लाख। ठीक है, रिसीव 1 लाख एज टोकन मनी, सॉरी ये 1 करोड़ होगा। ठीक है जी, 10 लाख होगा और रिसीव्ड एज 1 लाख एज टोकन मनी एंड एग्रीड टू पे द बैलेंस अमाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर बिफोर द डेट ऑफ मेच्योरिटी। Mr. Bashir breaches the contract and as per the terms of agreement token money paid is forfeited by Mr. Aslam। देखें ज़रा, मिस्टर असलम पहले तो ओनर है बिल्डिंग का, दूसरा
उन्होंने मिस्टर बशीर को 18,000 रुपये पर मंथ पे उन्होंने अपना बिल्डिंग जो है वो रेंट पर दी है। ठीक है जी, क्लियर हो गया, ये भी बात क्लियर है। 1 जुलाई 2019 को, वो इसलिए जुलाई मेंशन कर रहा है क्योंकि आपको पता है कि आपका जो टैक्स ईयर है वो 1 जुलाई से शुरू होता है और 31 जून तक ख़त्म होता है। तो अभी स्टार्टिंग ऑफ द टैक्स ईयर है और उन्होंने रेंट पर दी है। अब ड्यूरिंग द ईयर मिस्टर बशीर का इरादा बन गया कि वो बिल्डिंग को सेल करना बिल्डिंग को ख़रीदना चाहता है। ठीक है जी, he कॉन्ट्रैक्टेड मिस्टर बशीर फॉर द सेल ऑफ द बिल्डिंग। अब असलम ने यह इरादा किया कि वो बिल्डिंग को सेल करना चाहता है, तो उसने बशीर से कांटेक्ट किया। बशीर साहब जो हैं वो 10 लाख पे राज़ी हो गए कि वो परचेज़ करेंगे और उन्होंने 1 लाख टोकन मनी के तौर पर जमा करवाया। अब जो लास्ट टर्म आपने पढ़ी, अभी मैंने आपको पढ़ाई, अब देखें सोल्यूशन की तरफ कि सबसे पहले जो इस साल देखें 2019 था, 1 जुलाई 2019, अब वो एंड हो गया, 2020 आ गया, 31 जून टैक्स ईयर एंड हुआ। टैक्स ईयर एंड होने पे आपने क्या किया, अपनी टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट की। अब जब आप अपनी टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट कर रहे थे तो वो 12 महीनों का सबसे पहले आपने जो रेंट लिया, ठीक है जी, 18,000 रुपये पर मंथ था और 12 मंथ का रेंट लिया तो वो 2,16,000 बन रहा। ठीक है जी, रेंट की अमाउंट मिल गई। अब आपको पता है कि अमाउंट ऑफ टोकन मनी 1 लाख आया था और वो टर्म्स क्योंकि ब्रीच हो गई थी और कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया था, तो वो अमाउंट भी आपकी रेंट में शामिल होगी, चार्जेबल टू द टैक्स, टोटल अमाउंट ऑफ रेंट चार्जेबल टू द टैक्स। ठीक है जी, क्लियर है। अब इस रूल के मुताबिक वो ये बता रहा है कि इनकम टैक्स पर्पसेस के लिए ज़रूरी है कि जितनी भी फॉरफिटेड अमाउंट हो वो रेंट का हिस्सा बन जाती है और वो टैक्स में शामिल होती है। क्लियर है, पहली बात हो गई। दूसरा, आपको अभी मैंने बात बताई थी कि अनएडजस्टेड एडवांस रिसीव बाय ओनर। अनएडजस्टेड एडवांस से मुराद ये है कि वो रेंट तो नहीं है बट रेंट के अगेंस्ट जब भी आप किसी टेनेंट को देते हैं बिल्डिंग रेंट के लिए, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, उससे कुछ पैसे एडवांस में रख लेते हैं। वो अनएडजस्टेबल एडवांस है, उसकी कितनी अमाउंट कहाँ शामिल की जाए आपको नहीं मालूम। लेकिन अभी आपने एक रूल पढ़ा था कि 1/10 ऑफ एडवांस क्या करें आप रेंट में शामिल कर लें। अब देखते हैं जी पहला पॉइंट क्या डिस्कस करता है। वो कहता है वेयर द ओनर ऑफ द बिल्डिंग रिसीव फ्रॉम हिज टेनेंट एन एडवांस अमाउंट विच इज़ नॉट एडजस्टेबल अगेंस्ट द रेंट पेएबल बाय द टेनेंट। ठीक है जी, अब वो एडजस्टेबल नहीं है, उसने कुछ एडवांस अमाउंट ली, वो एडजस्टेबल नहीं है एज रेंट के तौर पर। सच एडवांस अमाउंट शैल बी ट्रीटेड एज रेंट एंड इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी फॉर द टैक्स ईयर इट वाज रिसीव्ड एंड द फॉलोइंग 9 टैक्स ईयर इन इक्वल प्रोपोर्शन। देखें, अब पूरे साल की इकट्ठी चार्ज करनी है, कितनी, 10%। कितनी, 10%। फिर उसने कहा कि आप उसके टोटल 10 हिस्से बनाएं, उस अमाउंट के कितने बनाएं, टोटल 10 हिस्से। देखें, फ़र्ज़ करें मैंने 1 लाख एडवांस किया, उसका फ़ी पार्ट कितना बनेगा, 10,000। कैसे पता चला, 1 लाख डिवाइड बाय 10 इज़ इक्वल टू 10,000, तो 10,000 1 साल की अमाउंट हो गई। अब मुझे क्या करना है कि जिस साल मैंने वो रिसीव किए है उस साल उसका 10th पार्ट जो है वो इंक्लूड कर लूँगा। देखिए इसकी एग्जांपल वो देता है, वो कहता है कि मिस्टर सलीम रेंटेड आउट दिस हिज प्रॉपर्टी टू मिस्टर अकरम फॉर ₹7500 पर मंथ ऑन 1 जुलाई 2017। अब देखें, इन्होंने मंथ भी वही मैंने आपको अभी बताया था कि 31 जून नहीं, इन्होंने 1 जुलाई का, जिसका मतलब ये स्टार्टिंग ऑफ द टैक्स ईयर। क्लियर है। अब 7500 पर मंथ के हिसाब से रेंट है। ही आल्सो रिसीव अनएडजस्टेबल एडवांस अमाउंट ₹90,000 फ्रॉम मिस्टर अकरम। अब मिस्टर सलीम ने अकरम से 90,000 रुपया एडवांस के तौर पर लिया। अभी क्वेश्चन ये था, क्योंकि ये 90,000 एडवांस में है जो कि रीपेएबल है, इसे बाद में आपने पे भी करना है, तो कितना अमाउंट का हिस्सा जो आप रेंट में शामिल करेंगे। तो वो कहता है कि रेंटल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी वाज डिटरमिन्ड एज 1 लाख बाय टैक्स अथॉरिटीज़। अभी देखिए, आप ले रहे हैं 7500 पर मंथ, 7500 पर मंथ के हिसाब से आपको नहीं पता आपके प्रॉपर्टी की वैल्यू की रेंट कितना होगा। अभी मैंने आपको बताया था फेयर मार्केट वैल्यू का रेंट, जिसका मकसद ये था कि आप जब रेंट की अमाउंट तय कर रहे हों तो आपको वो अमाउंट लेनी है जो सिमिलर प्रॉपर्टी की हो और सिमिलर प्लेस या सिमिलर जो है आपकी जगह जो है एक जैसी। जैसे वावड़ा टाउन के अंदर अगर ए ब्लॉक में है तो ए ब्लॉक में रेंट की कितनी मिकदार चल रही है, तो ये मार्केट तय करती है, आपको वही शामिल करनी होगी। अब देखते हैं जी मिस्टर सलीम को कैसे वो शामिल करता है। वो कहता है जी सबसे पहले रेंटल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी 1 लाख है। क्लियर है जी, 1 लाख प्रॉपर्टी है। अब 1/10 जो है अनएडजस्टेबल एडवांस अंडर सेक्शन 16 क्लॉज 1 कितना है जी, 90,000 टोटल था। 1 डिवाइडेड बाई 10, उसका 10th पार्ट आ गया 9,000, तो 1,09,000 टोटल अमाउंट है रेंट चार्जेबल टू द टैक्स।
अब देखें 7500 को अगर मैं 12 से मल्टीप्लाई करूं तो कुछ बनता है 90,000 के करीब करीब। क्लियर है जी। अभी देखें कि वो कह रहा है कि 7500 पर मंथ टैक्स दे रहा है, और 7500 पर मंथ के लिहाज से अगर 7500 मल्टीप्लाई बाय मैं 12 करता हूं तो वो कितना आता है 90,000। जबकि अगर मैं फेयर अमाउंट के ज़रिए चेक करूं रेंट की अमाउंट तो वो बनती है 1 लाख। तो मैंने आपको बताया था कि दोनों अमाउंट्स में से चाहे वो कम हो चाहे ज़्यादा हो आपको फेयर अमाउंट वाली लेनी है। तो अब देखें कि जब रेंटल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी पता चली वो 1 लाख थी तो हमने 1 लाख लिया, बजाय इसके कि 90,000 लेते, नहीं हमने 1 लाख लेना है। उसके बाद जो 1/10 है नॉन एडजस्टेबल या अनएडजस्टेबल एडवांस अंडर द सेक्शन 16 क्लॉज 1, तो आपको 90,000 मल्टीप्लाई 1/10 करेंगे तो 9,000 आ जाएगा। अब टोटल रेंट जो चार्जेबल है वो 109,000 है। अब उन्होंने कहा कि वो जो 9,000 है विल बी एडेड टू द रेंटल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी फॉर 10 years सेंटेनियस टैक्स ईयर अनलेस द अमाउंट ऑफ एडवांस इज रिफंडेड बैक। वो कहता है कि तब तक आप ये करते रहेंगे काम 1/10 वाला जब तक कि आप वो अमाउंट जो है रिफ़ंड नहीं कर देते। जी रिफ़ंडिंग वाला केस भी आ गया। अब वो कहता है कि ऐसी अमाउंट जो आपने रिफ़ंड कर दी हो टेनेंट को वापस, ठीक है जी, व्हेन द अमाउंट इज़ रिफंडेड बाय ओनर टू द टेनेंट ऑन द टर्मिनेशन ऑफ टेनेंसी बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 10 years। देखें आपने एडवांस दिया था 10 साल के लिए, लेकिन अब क्या हुआ कि आपने वो 10 साल से पहले ही वो जगह छोड़ने का इरादा कर लिया। तो जब आप अपना टेनेंसी का एग्रीमेंट को ब्रीच करते हैं और आप उससे अपना अमाउंट रिफ़ंड करते हैं जो आपने एडवांस दी है, अब ये क्वेश्चन ये क्रिएट होता है कि कौन कौन सी ऐसी अमाउंट है जो टैक्सेशन में शामिल होगी। ठीक है, ये कहता है कि नो पोर्शन ऑफ अमाउंट शैल बी एलोकेटेड टू द टैक्स ईयर इन विच इट इज़ रिफंडेड और टू एनी टैक्स ईयर देयर आफ्टर। वो कहता है कि 10 साल के दौरान चाहे पहले साल के बाद ही वो रिफ़ंड मांग लेता है, तो जिस साल वो रिफ़ंड मांगेगा उस साल भी आप टैक्स में कोई अमाउंट शामिल नहीं करेंगे और उसके बाद भी आप कोई अमाउंट शामिल नहीं करेंगे। देखें ज़रा एग्जाम्पल में, वो कहता है कि एग्जाम्पल नंबर 2 में हमने देखा था कि अकरम जो है उसने प्रॉपर्टी ख़रीदी 30 जून को, जबकि मैंने कहा था ना 1 जुलाई से शुरू कर रहा है, तो 30 जून को उसने वो प्रॉपर्टी ली थी। उसके बाद उसने अमाउंट दी थी 90,000 एडवांस में। अब वो रिफ़ंड हो गई मिस्टर सलीम को। रेंटल प्रॉपर्टी वाज डिटर्मिन्ड एज 1,20,000 जो कि 1 लाख थी, अब होगी 1,20,000 बाय टैक्स अथॉरिटीज़। अब बताते हैं, वो कहते हैं कि कैसे पता चलेगा कि उसको कितनी अमाउंट मिली। अब सोल्यूशन में देखते हैं, वो कहता है कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी फॉर द टैक्स ईयर 2019 विल बी ₹1,20,000। वो कहता है कि अब क्योंकि टैक्स ईयर 2019 की प्रॉपर्टी रेंटल वैल्यू जो कि फेयर रेंट भी मैंने कहा वो तय हुई है 1,20,000। अब पहले भी एक्सप्लेन किया गया कि 1/10 जो है वो एडिट किया जाएगा ड्यूरिंग द टैक्स ईयर। ठीक है, 1/10 जो है हम ऐड कर रहे थे रेंट के अमाउंट में, लेकिन अब हम ऐसा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम वो अमाउंट वो है वो रिफ़ंड कर रहे हैं, तो हम वो अमाउंट कैसे टैक्स में शामिल करें जब हमने कर ही रिफ़ंड दिए। लेकिन उन्होंने कहा कि क्योंकि अब हमें 2 साल हो चुके हैं और हम 18,000 जो है वो पहले ही टैक्स कर चुके हैं 2 साल के लिए जब हमने प्रीवियस किया। आपको पता है कि 9,000 1 साल का था, तो 9,000 सेकेंड ईयर का, तो टोटल 18,000 हो चुका है। अब इनका कहना है कि हम वो पहले ही 18,000 टैक्स कर चुके हैं, लेकिन अब करंट ईयर में हम नहीं करेंगे। जी थर्ड पोर्शन है जिसमें वो कहता है कि जैसे ही 1 टेनेंट जो पहला टेनेंट था उसने वो बिल्डिंग छोड़ी, एक और टेनेंट आया और उसने वो बिल्डिंग रेंट पर ले ली और उसने सेम अमाउंट एडवांस पर दी। अब कौन सी अमाउंट है कि उस टैक्स ईयर में वो शामिल होगी। अब देखें ज़रा एग्जांपल में बता रहा है कि मिस्टर सलीम ने वही प्रॉपर्टी दोबारा मिस्टर अली को दे दी रेंट के तौर पर 12,000 पर मंथ एंड रिसीव अनएडजस्टेबल एडवांस अमाउंटिंग टू ₹1,20,000। अब उसने 1,20,000 उससे लिया एडवांस के तौर पर और 12,000 पर मंथ ले लिया। अब वो कहते हैं कि इसकी प्रॉपर्टी का मालूम करें, तो सबसे पहले रेंटल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी आपको पता है कि 12,000 पर मंथ है, मल्टीप्लाई बाय 12। अब 12 144 हज़ार, ठीक है, 1,44,000। ठीक है जी। अब 1/10 ऑफ एडवांस जो न्यू आया माइनस उसमें से पोर्शन ऑफ एडवांस ऑलरेडी चार्ज टू द टैक्स। कैसे पता चला? मैंने अभी आपको बात कहा था कि 18,000 आप पहले चार्ज कर चुके हैं, इसलिए 18,000 मल्टीप्लाई बाय 9,000 मल्टीप्लाई बाय 2 तो कितना हो जाता है भला 18,000। आप 18,000 भी डायरेक्टली माइनस कर सकते थे, नहीं तो आपको पता है कि टोटल अमाउंट 90,000 थी और आपको 2/10 2 इसे निकालने थे। ठीक है जी, और आप फार्मूले में देख लें कि न्यू एडवांस 1,20,000 और माइनस जो है ओल्ड एडवांस 18,000। अब आपको पता है कि जो न्यू एडवांस हुआ है इसको भी आपने 10 साल तक लेना है, तो इसे आप 10 से डिवाइड कर रहे हैं,
तो आप पहले साल का हिस्सा निकाल रहे हैं, तो वो निकला 10,200। अब देखें आप टोटल अमाउंट जो आपको चार्ज करनी है 1,54,000 है। ठीक है जी, आप इस लेक्चर को गौर से सुनें। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं ये लेक्चर यहीं से स्टार्ट करूँगा। आपका कोई भी क्वेश्चन हो हम मुझसे जूम मीटिंग में डिस्कस करेंगे। जो भी आपका क्वेश्चन हो आप मुझे वैसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।